तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों बेसिकली इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये एक्चुअली दो लेक्चर्स में आपके आने वाले हैं और दो लेक्चर में हम आपके क्या कवर अप कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पिछले हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि एक्चुअली एक कंपनी जो होती है वो किस तरह से फॉर्म होती है। जहां आपने हमने तीन स्टेजेस देखे थे, एक आपका फॉर्मेशन स्टेज देखा था, एक प्रमोशन, एक प्रमोशन स्टेज देखा था, एक इनकॉर्पोरेट और एक कमेंसमेंट स्टेज देखा था, ठीक है। अब बेसिकली इन दिस लेक्चर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक्चुअली कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर सके, हम हमारी कंपनी को क्या फॉर्म कर सके, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो आपके तीन है यहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस क्या है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ मैं मोआ कवर करने वाला हूं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो देखो, अब हमें क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जब कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हो रही है, इनकॉर्पोरेट मतलब क्या, जब रजिस्टर हो रही है तो वहां पे जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर कौन, जो बंदा आपकी कंपनी को क्या इस्टेब्लिश करता है या फिर जिसके पास आइडिया आता है कि भैया चलो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, और सारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या कंप्लीट करता है, यानी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो कंप्लीट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका प्रमोटर बोलते हैं, सही बात है। तो हमने देखा था कि प्रमोटर को कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबमिट करने थे। उस डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, आपका मोआ और ओआ था। मोआ मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ओआ मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब तक हम मोआ पढ़ते आ रहे थे, ओआ पढ़ते आ रहे थे, लेकिन है क्या वो नहीं पता, तो आज हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर विद द फर्स्ट, दैट इज मोआ। अब जो पब्लिक कंपनी होती थी क्या, अब जो पब्लिक कंपनी होती थी, अगर वो अपना कैपिटल यानी अपनी कंपनी के लिए जो पैसे थे, अगर वो जनरल पब्लिक से इकट्ठा कर रही है, क्या इश्यू करके, शेयर इश्यू करके, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देके क्या कर रही है, आम जनता से क्या कर रही है, पैसे ले रही है, तो वहां पे उस कंपनी को क्या प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की क्या जरूरत क्या पड़ती है, ताकि जो लोग आए और उसकी कंपनी के शेयर यानी हिस्सेदारी खरीदे, डिबेंचर्स ले, ठीक है। तो इसी चीज को आप इसलिए कि आपको प्रोस्पेक्टस की क्या जरूरत पड़ती है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहली चीज बता दूं, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी मतलब क्या होता है, सबसे मेन डॉक्यूमेंट है आपके इन तीनों डॉक्यूमेंट में। सबसे मेन डॉक्यूमेंट जिसे पाला जाता है वो प्राइमरी आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्चुअली करता क्या है, देखो ये जो मोआ है ना, ये एक्चुअली देखो, जैसे अगर हम एक आम नागरिक है, ठीक है, बीइंग अ कॉमन मैन, बीइंग अ नेचुरल पर्सन, हमें बताने की जरूरत नहीं हम कौन है, हम क्या है, कैसे, ऑलरेडी हमारा रिलेशन है, हम खुद बता सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताता कि हम कौन है, क्या है, किस लिए, ठीक है। हाँ, हमें कहीं पे अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स क्या करने, पेश करने पड़ते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हमें बात करनी है तो हम इजीली क्या बात क्या करके हम सारी चीजें बता सकते हैं। बट वही जब एक कंपनी की बात करते हो तो एक कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसे क्या चाहिए रहता है, जिसे जो बोल नहीं सकता, ठीक है, तो उसे एक डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है जो बता सके एक्चुअली जो कंपनी ये कौन सी कंपनी है, ठीक है, ये किसने फॉर्म किए, किस लिए फॉर्म किए, क्या रीजन है फॉर्म करने का, ऑब्जेक्टिव क्या आपके फॉर्म करने का, ये सारी चीजों के बारे में क्या एक बता सके। तो वो जो डॉक्यूमेंट बताता है ये क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है। और साथ ही साथ मोआ में ये भी फिक्स रहता है कि जो कंपनी है, कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इन चीजों के बारे में भी क्या बताया जाता है। अगर जो चीज है उस चीज में जो चीज है आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है और कंपनी वो सारी चीजें भी कर रहा है, तो अब तब क्या हो सकता है, ये सारी चीजें भी क्या आपके मोआ में क्या लिखी हुई रहती है। यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, सेक्शन 256 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या डिफाइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। क्या बोला गया है, मोआ एक ऐसा कंपनी का एक ओरिजिनली फ्रेम्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जो क्या होता है आपके टाइम टू, ओरिजिनल मतलब फ्रेम मतलब क्या हो गया, जब स्टैब्लिश हुआ था कंपनी तभी फ्रेम किया गया था, या फिर लॉज में कुछ चेंजेस हुए, एक्ट में कुछ चेंजेस हुआ, उसके वजह से क्या किया हमने, कुछ चेंजेस किए ताकि हम उस लॉ जो चेंज हुआ या फिर जो एक्ट जो जिसमें बदलाव हुआ है उसको फॉलो कर सके। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सेम चीज लॉर्ड कैनिस का भी बोला गया है, क्या बोला गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज अ चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द कंपनी। क्या बोला गया, आपके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कंपनी की जो पावर्स क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी क्या नहीं कर सकती, इन सारी चीजों के बारे में क्या यहाँ पे हमें पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे फीचर्स देखेंगे, फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज मैंने बताया कि मोआ जो एक आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो क्या बताता है, कंपनी का एम और ऑब्जेक्टिव बताता है। मतलब
कंपनी किस लिए फॉर्म हुए, कब फॉर्म हुई थी, क्यों फॉर्म किया और उसका मोटिव क्या एक्चुअली फॉर्म होने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बताता है। फिर उसके बाद हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि एक रिलेशनशिप जो होता है, मतलब कंपनी और कंपनी के आउटसाइडर मतलब कौन, शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, उनके बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, जब कभी भी किसी भी क्रेडिटर को, शेयर होल्डर को या फिर अगर इन्वेस्टर को अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वो क्या देखता है, मोआ देखता है। क्या देखता है, मोआ देखता है। और जब मोआ देखता है तो उसको कंपनी के बारे में सारी चीजें पता चलती है। कंपनी क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस लिए फॉर्म हुई थी, कितने प्रमोटर्स है, ये सारी चीजों के बारे में उसको क्या पता चलता है। और साथ ही साथ इसे ये चीज के बारे में भी पता चलता है कि जो डील इसके और मेरे बीच यानी कंपनी और मेरे बीच में होने वाले, शायद वो शेयर होल्डर हो सकता है या फिर क्रेडिटर हो सकता है, क्या वो डील कंपनी करने के लिए लायबल है, क्या कंपनी के पास अधिकार है कि वो ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये चीज के बारे में भी क्या उसको क्या पता चलता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब हर एक कंपनी के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है कि उसके पास क्या रहे, मोआर है। ठीक है, जब कंपनी क्या हो रही होगी, रजिस्टर हो रही होगी और इसे ये जो है आपका सबमिट करना पड़ता है किसके पास, आरओसी के पास। आपके जो एप्लीकेशन होता है इनकॉर्पोरेशन का, उसके साथ साथ आपको जो मोआ है वो भी क्या सबमिट करना पड़ता है, मोआ और ओआ दोनों सबमिट करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अब ये जो रहता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो मोआ होता है किस कौन प्रिपेयर करता है, आपका जो कंपनी का प्रमोटर होता है वो प्रिपेयर करता है और साइन किया जाना चाहिए किसके द्वारा, प्रमोटर्स द्वारा। अब प्रमोटर्स डिपेंड करते हैं, अगर पब्लिक कंपनी होती है तो कम से कम 7 प्रमोटर्स यानी 7 पर्सन जो होते हैं उनका साइन होना चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी तो कम से कम 2 का, 1% कंपनी तो कम से कम 1 का जो साइन तो रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, ये रहना ही चाहिए, ये क्या कंपलसरी रहता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें हमारे पिछले चैप्टर में ही क्या पढ़ ली थी। हर एक जो सब्सक्राइबर होगा, सब्सक्राइबर मतलब जिन्होंने आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना साइन किया, अपना नाम लिखा, तो वो साथ ही साथ अपने नाम के आगे ये भी मेंशन करेंगे कि भैया कि हम इस कंपनी के कितने शेयर जो है सब्सक्राइब करने वाले हैं, हम कितने शेयर जो है इस कंपनी के क्या खरीदने वाले, इस चीज के बारे में भी क्या उन्हें क्या लिखा हुआ रहना चाहिए। अब कंपनी एक्ट 2013 के तहत हर एक सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। क्या, हर एक जो कंपनी का जो सब्सक्राइबर होगा 1 शेयर तो कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा। अगर वो शेयर नहीं लेता तो ही वोंट बी लायबल टू साइन बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ द मोआ ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो चीज है, अब ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ आपके उन कंपनी के लिए जिनका शेयर कैपिटल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंपनी में, कुछ कंपनी होती है शेयर कैपिटल पे रहती है, कुछ कंपनी होती है आपकी गारंटी पे रहती है। तो जो गारंटी वाली कंपनी रहती है तो उनको ये प्रोसीजर यानी जो उनके सब्सक्राइबर रहते हैं उनके नाम के आगे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो शेयर नहीं खरीद रहे, वो गारंटी देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कंपनी को कुछ हुआ तो इतनी इतनी चीज की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, इतने इतने अमाउंट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, इतने इतने शेयर की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, अब इट कंटेन फॉलोइंग क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस को हम लोग लिख सकते हैं कि मोआ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पैराग्राफ्स होते हैं। एक नेम क्लॉज होता है, एक एड्रेस क्लॉज होता है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है। नेम क्लॉज बेसिकली कंपनी के नाम से रिलेटेड होता है। एड्रेस क्लॉज बेसिकली आपके रजिस्टर्ड जो ऑफिस होता है उससे रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती इसके बारे में रहता है। ठीक है, लायबिलिटी क्लॉज की कंपनी कितनी चीज के लिए लायबल है, उसकी लायबिलिटी के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ये रहता है। फिर कैपिटल क्लॉज पैसों से रिलेटेड, मतलब कंपनी कितना कैपिटल रेज कर सकती है, कितना नहीं रेज कर सकती, इसके बारे में रहता है। ठीक है, ऐसे हम लोग आगे क्या डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, ये बेसिकली का जो नेचर होता है, जो कैरेक्टर होता है कंपनी का, उसके बारे में क्या हमें क्या बतलाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी फेसबुक प्रोफाइल को देख ले, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख ले, अगर हमारे वर्चस्व के बारे में, हमारे जो हमारी जो चीजें होती है उसके बारे में देख ले, तो कहीं ना कहीं उससे क्या पता चल जाता है कि एक्चुअली हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम किस तरह के इंसान हैं। उसी तरह से जब हम मोआ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी का नेचर किस तरह से, कंपनी का कैरेक्टर कैसा है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी किस तरह से काम करेगी, सारी चीजों के बारे में हमें क्या पता चल जाता है। कंपनी पे कितने पैसा लगाएगा ये सारी चीजों के बारे में भी पता चलता है हमें। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अब जब कभी भी एक इंसान के लिए अपना नेचर और अपना कैरेक्टर बदलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किलें लगती है, उसी तरह से जब मोआ आपका क्या है, नेचर और कैरेक्टर है कंपनी का, तो उस वहीं पे आपका उनका क्या, उनके जो क्लॉजेस होते हैं अंदर के, उसको चेंज करना आसान बात नहीं है, उससे भी क्या बहुत मेहनत क्या लगती है, काम लगता है। ठीक है, अब इट कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
अब ये जो मोआ रहता है इसके अंदर ऐसी कोई भी चीजें नहीं रहेंगी, ऐसी कोई भी चीजें नहीं रहेंगी जो क्या करेगा, कंपनीज एक्ट 2013 को किसी तरह से क्या ब्रीच करेगा, ब्रीच करना मतलब तोड़ेगा, समझ में आ, कोई भी जो लॉ है फॉलो नहीं करेगा। अब यहां पर अगर ऐसी कोई भी कंपनी, अगर जैसे मोआ बन गया, अब मोआ में लिखा हुआ है कि वड़ा पाव खाना मना है, ठीक है, वड़ा पाव खाना मना है, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सब मैंने आपको बताया, ठीक है, मोआ में लिखा वड़ा पाव खाना मना है, बट कंपनी क्या कर रही है, वड़ा पाव खा रही है, कंपनी क्या कर रही है, वड़ा पाव खा रही है, तो ये क्या कर रही है, आपके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बियॉन्ड जा रही है, सही बात है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म करिए क्या नहीं फॉर्म करिए, तो उस तरह एक्ट को, उस तरह की एक्ट को क्या बोला जाएगा, उस तरह के एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्ट्रा वायरस क्या बोलेंगे दोस्तों, समझ में आ गया। मतलब ये जो है ये क्या किया गया, इन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके अगेंस्ट क्या इन्होंने जाके ये चीजें क्या की है, क्लियर हो गया, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा तो आपका जो पीसी था वो लैग हो गया था, तो हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। अल्ट्रा वायरस तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया था। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब कोई भी जो कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी क्या करे, किसी XYZ कंपनी से क्या कॉन्ट्रैक्ट में आ रही, कोई इन्वेस्टर आया इन्वेस्ट कर रहा है, कोई शेयर होल्डर आ रहा है शेयर खरीद रहा है मेरे से, या फिर कोई क्रेडिटर है जो मुझे क्रेडिट देने के लिए तैयार हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो ये भाई साहब लोगों को, इनको क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स की क्या नॉलेज होनी चाहिए, और जब कभी भी कोई भी बंदा एंटर करता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो ये अर्जुन किया जाएगा कि भैया इस बंदे को मोआ के सारे रूल्स रेगुलेशंस जो लिखे थे, जो टर्म्स लिखे थे, उन सभी चीजों के बारे में क्या इसको नॉलेज है, क्लियर हो गया। अब यहां पे सवाल ये उठता है, मोआ मोआ कर रहे हो, लेकिन मोआ बनता कैसे है, क्या फॉर्मेलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट कुछ नहीं होता है, यहां पे बताता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के यहां पे डाल के रख दिया है, जिसको टेबल A B C D एंड E के लिए क्या प्रिपेयर किया है, क्या अलग अलग तरह की कंपनी है, तो उसके हिसाब से A B C D और E क्या प्रिपेयर किया, तो आपकी जिस टाइप की भी कंपनी है, तो आप वहां से, अगर आपकी A टाइप की कंपनी तो A टाइप का फॉर्मेट यूज कर सकते हो, B टाइप की तो B, C है तो C, D है तो D, E है, तो जिस भी टाइप की आपकी कंपनी है, तो उस पर्टिकुलर टाइप की जो कंपनी का जो फॉर्मेट है वो आप क्या कर सकते हो। यहां पे लिखा है देखो, अगर कंपनी आपके लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आप टेबल A यूज कर सकते हो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब दूसरे टाइप की कंपनी जहां पे लोग गारंटी देते लेकिन शेयर कैपिटल नहीं देते, तो आपकी टाइप B की है। टाइप C मतलब कंपनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, अब ऐसी कंपनी है जिसकी आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उसका शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल C आप ऑप्ट कर सकता है। अब ऐसी कंपनीज की अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो टेबल D कर सकता है। फिर उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो टेबल E। तो इस तरह से आपके क्या टेबल दिए, तो आपकी जिस भी टाइप की कंपनी है तो उस टाइप के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या बना सकते हो। अब आगे FGHB है जो आपके A के लिए है, मतलब A और A के लिए है, तो A आपका जैसा आपकी कंपनी होगी तो उस हिसाब से बना सकते हैं। अब नेम क्लॉज, नेम क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो ये नेम क्लॉज का नाम ही है, ये क्या करता है, ये नेम क्लॉज कंपनी का नाम जो है वो मेंशन करता है। अब एज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट हैज टू हैव इट्स ओन नेम टू एस्टैब्लिश इट्स आइडेंटिटी, द प्रमोटर चूज अ नेम फॉर द कंपनी। क्या बोला गया, अब हमने पढ़ा है कि कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, तो यहां पे ये जरूरी बन जाता है कि जब कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग है, तो यहां पे कंपनी का एक नाम होना चाहिए ताकि वो अलग तरीके से क्या आइडेंटिफाई किया जा सके, लोग उसको, लोगों की जो लोगों के पास उसकी पहचान आनी चाहिए, वो एक अलग तरीके से क्या जानी चाहिए। अब जब ये जो नाम है कंपनी का कौन रखता है, प्रमोटर रखता है, क्योंकि प्रमोटर ही करता है, प्रमोटर ही क्या करता है, इस कंपनी को जन्म देता है, सही बात है, इसके प्रोसेस, इसके रजिस्ट्रेशन सारी चीजें करने के बाद इसको जन्म देता है। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये इस वजह से जो प्रमोटर होता है वो क्या होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सके, वो आपके इस कंपनी का क्या नाम रख सकते हैं। क्लियर हो गया, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारा नाम रखते हैं ना, तो सेम चीज यहां पे, ठीक है। अब फॉलोइंग पॉइंट्स, अब जब प्रमोटर कंपनी का नाम रख रहा है तो क्या सारी चीजें उसको ध्यान में रखनी है। आपने देखा होगा ना, जब हमारे नाम रखे जाते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो कुछ कंडीशंस होते हैं, ये नाम से, ये अक्षर से शब्द नहीं चालू होना चाहिए, ये अक्षर से नाम नहीं चालू होना चाहिए, नाम इस तरह का होना चाहिए, स्टार्टिंग का लेटर इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के लिए भी रखा जाता है जो प्रमोटर नाम डिसाइड करते हैं। सबसे पहली चीज, जो नेम ऑफ द शुड नॉट बी आइडेंटिकल, मतलब क्या बोला गया है, अगर कोई XYZ कंपनी, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में टाटा कंपनी है, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, मैं अपनी कंपनी का नाम रख रहा हूं, तो अब मैं टाटा कंपनी अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी करके ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्ट करती है,
तो यहाँ पे मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं वो सेम नाम क्या यूज कर सकता हूं। मुझे एक यूनिक नाम चुनना पड़ेगा, मुझे एक अलग नाम चुनना पड़ेगा, मुझे एक अलग नाम रखना पड़ेगा जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो वही बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको यह भी चेक करना है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है तो क्या वो रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं हुई प्रीवियस लॉ या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। अगर हुई तो भैया आप नाम नहीं रख सकते हो। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच विल कंसिडर एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ। मतलब क्या बोला गया है कि आपको ऐसा नाम जब रख रहे हो तो उसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए या फिर कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी भी कानून को क्या तोड़ता रहे, या फिर कुछ गलत नाम नहीं होना चाहिए जो किसी भी लॉ को क्या करता रहे, ब्रीच करता रहे। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद नेम ऑफ द वर्ड्स इन द नेम शॉल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ द पीपल। यहां पे क्या बोला गया, अब देखो अभी अगर हम बात करते तो सोसाइटी, तो सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रीति रिवाज है। सही बात है, उनका मानना अलग है, उनकी सोच अलग है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि हम जब ये कर रहे हैं तो हम कहीं भी किसी भी लॉ को क्या तोड़ रहे नहीं, या फिर किसी भी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का जो दिल है वो हम दुखा रहे नहीं है। ठीक है, उनकी जो ट्रेडिशन हम तोड़ रहे नहीं है। तो ये नाम रखते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपके द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स यूज एक्ट 1950। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। मतलब इस लॉ को क्या तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसके बाद क्या गया कि जो नेम को द नेम शैल नॉट रिसेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मतलब ये जो नाम है ऑलरेडी कोई और क्या आपका क्या बोलते हैं उसको ओन नहीं करता रहे, या फिर उसकी ओनरशिप इस नाम की तो किसी और के पास नहीं रहे। बेसिकली वो जो नाम होना चाहिए वो ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो नेम शुड नॉट हैव एनी वर्ड दैट गिव्स दैट इंप्रेशन ऑफ दैट कंपनी इज कनेक्टेड टू with or has the support of the central or the state government or the local authority। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम जब कभी भी कोई भी कंपनी का नाम दे रहे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें ये नहीं करना है कि ये नहीं हमें बोलते ना कि ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि जो कंपनी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज होती है उनसे कनेक्टेड और उसके पास क्या उसका सपोर्ट है। क्लियर हो गया। अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है गारंटी, तो वहां पे लास्ट वर्ड जो आना चाहिए वो लिमिटेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिमिटेड। जैसे टाटा स्टील कंपनी का नाम है तो वहां पे टाटा स्टील लिमिटेड दे दिया। सेम चीज अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे वर्ड क्या आना चाहिए? लास्ट प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए। जिसका पॉस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे ओमकार प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर हो गया। अब आपकी 1% कंपनी है तो वहां पे प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी क्या आना चाहिए। क्लियर हो गया नाम के लास्ट में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कंपनीज एक्ट क्या स्टेट करता है, हर एक जो कंपनी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये जो अफिक्स इट्स नेम एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या बोला गया, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? बोलता है ये कि ऐसी कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो रही है उसे क्या करना पड़ेगा, उसका अपनी कंपनी का नाम एड्रेस अपने कंपनी के बाहर क्या करना पड़ेगा, लगाना क्या पड़ेगा। अब यहां पे कंपनी अपना जो नाम है वो कैसे चेंज, अल्टरेशन मतलब क्या, चेंज कैसे कर सकती है। सबसे पहली कंपनी की मर्जी है, वो अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकती है। उसको लग रहा है कि मुझे अभी कंपनी का नाम ये नहीं रखना, मुझे ये करना है, तो वो चेंज कर सकती है। फिर अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी हो रही है या फिर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन रही है तो उस टाइम पे भी क्या कर सकती है, आपके अल्टरेशन कर सकती है। ठीक है। अब ऑन द डायरेक्शन ऑफ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द नेम इज सिमिलर टू द नेम ऑफ एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी और सिमिलर टू अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये बोला गया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया ये जो नाम आपने कंपनी का रखा है इसी नाम की पहले से एक कंपनी है, या फिर ये जो नाम आपने रखा है इस नाम पे ऑलरेडी कोई XYZ लोग हैं, वो क्या करते हैं, इस पे ट्रेडमार्क क्या करते हैं, ओन करते, तो आपको ये नाम क्या चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेम प्रोसेस जो होता है वो कैसे आपके अल्टर हो सकता है, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी। अब यहां पे मैं एक चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये जनरल मीटिंग होता है क्या। अब हम जानते हैं कि कंपनी है, कंपनी में अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है। कंपनी का जो ओनरशिप लाई करता है आपका शेयर होल्डर्स पे लाई करता है, और जो मैनेजर्स होते हैं मैनेज कौन करता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज करते हैं। अब जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। ठीक है। वहीं जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब जनरल मीटिंग में जब कभी भी कोई बात होती है तो वहां पे क्या किया जाता है, आपका एक प्रपोजल रखा जाता है। ठीक है। क्या रखा जाता है? आपका प्रपोजल रखा जाता है। क्लियर हो गया। अब प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना डिपेंड करता है। अगर कोई भी प्रपोजल जो है
अगर आधे वोट पे यानी 50% वोट से क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगर कोई प्रपोजल है, ठीक है, जिसे एक्सेप्ट अगर होना है, जिसे अप्रूव करना है, तो कम से कम 75% जो लोग हैं मीटिंग में बैठे हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका अप्रूवल होना चाहिए। तो उस तरीके हम लोग रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं, आपका स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग में 100 लोग हैं, तो उसमें अगर 50% लोगों ने हाँ बोल दिया तो और वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो वो क्या होगा, आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। अब 100 लोग बैठे लेकिन उसमें 75% लोगों की क्या चाहिए, आपकी मंजूरी चाहिए ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 75 उसको हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन बोलेंगे। अब रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रपोजल आया, ठीक है, अब प्रपोजल आया, अब जब प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब प्रपोजल क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन बोला जाता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलो फटाफट चलेंगे आपके यहां पे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एड्रेस क्लॉज, एड्रेस क्या क्लॉज क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज होता है। ठीक है, अब जो क्लॉज ये क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है कि भैया जो कंपनी है, कंपनी का जो हेड ऑफिस या फिर जो हेडक्वार्टर है, वो आपके देश के कौन से स्टेट में क्या लोकेटेड है उसके बारे में हमें क्या बताता है। दोस्तों, हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है वो आपका डिसाइड करना पड़ता है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब क्या रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके 30 दिन के बाद, मतलब उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपके जो प्रमोटर होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरा क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये कंपल्सरी। क्लियर हो गया। अब रजिस्टर्ड ऑफिस इज मस्ट एज, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताता है कि कंपनी कहां पे लोकेटेड, कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में क्या लोकेटेड है। साथ ही साथ अगर आपके एमसीए को या फिर कोई भी लीगल कोई नोटिस या फिर लेटर सेंड करना होगा तो वो एड्रेस पे क्या भेजा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि सारे जितने भी लीगल बुक्स यानी मोआ ओआ ये सारी चीजें कहां पे रखी है। रिकॉर्ड बुक यानी फाइनेंशियल बुक्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहती है, अकाउंट्स रहते हैं, वो कहां पर रखे गए, डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी के कहां रखे रहेंगे, ये भी चीजें के बारे में हमें पता चलता है। अब एड्रेस क्लॉज कहीं ना कहीं ये भी हमें बताता है कि अगर कंपनी के ऊपर कोई केस करना चाहता है, ठीक है, तो कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी लोकेटेड कहां पे, आपकी गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, और मुंबई का बंदा है, क्या मुंबई का बंदा है जो मेरे पे केस करना चाहता है, तो मुंबई हाईकोर्ट में नहीं कर पाएगा, वो कहां पे करना पड़ेगा, उसको गुजरात हाईकोर्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी जो कंपनी है वो वहीं पे क्या लोकेटेड है। क्लियर हो गया। अब अल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज, अब कब आपको अल्टरनेट करना मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे एड्रेस में। ठीक है, देखो बट ऑब्वियसली बात है, अगर मैं बात करूं तो एड्रेस में कभी भी चेंज किया जा सकता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे यहां नहीं पसंद है, मुझे दूसरी जगह रखना है मेरे ऑफिस में, तो जाके रख सकता हूं। वो मेरे पर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर क्या मैटर करता है कि मुझे मेरे ऑफिस कहां रखनी है, मुझे मेरा ऑफिस कहां पे लोकेट करना है। क्लियर हो गया। उससे मुझे कोई रोक टोक सकता है क्या, मुझे कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। क्लियर हो गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या कंडीशन होंगी जब क्या एक ऑफिस को जो एड्रेस क्लॉज होगा उसको अल्टर किया जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं एक सिटी में रहता हूं, ठीक है, यहां पे यार मुझे कॉल्स आते हैं, ठीक है, तो मैं कॉल्स थोड़े से अटेंड कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं एक सिटी में रहता हूं, कहां पे रहता हूं, मैं एक सिटी में रहता हूं। अब एक सिटी से मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी सिटी, एक सिटी में रहता हूं, ये सिटी है मेरी, और ये सिटी में पहला मेरा ऑफिस था। अब ये सिटी के इस कोने से मैं इसको कोने में अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी तरह का क्या अल्टरनेशन मतलब क्या चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मैं वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन और सिटी विद इन द सेम स्टेट, तो वहां पे अब क्या होगा, अब जैसे यहां पे है, ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, और ये पूरा पर्टिकुलर क्या एक स्टेट है। अब एक मुंबई में, चलो महाराष्ट्र में ही मैं मुंबई से अपना जो हेड ऑफिस है वो नागपुर शिफ्ट करो, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने क्लॉज में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूं, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका क्या ये क्या बोलते हैं उसको अरे यार क्या बोलते हैं उसको, अल्टर का एड्रेस क्लॉज पे अल्टर करना पड़ेगा। अब जैसे कंडीशन बी और सी में, तो वहां पे जब आपके एड्रेस यानी एड्रेस क्लॉज में तभी चेंज होगा जब एक स्पेशल रेजोल्यूशन क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। कौन सी मीटिंग में, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। समझ में आएगा। जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आपका एक स्पेशल रेजोल्यूशन, जहां पे 75% से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स जो रहेंगे राजी रहेंगे कि भैया हाँ हम राजी है, आप एड्रेस क्लॉज में क्या चेंज कर दो, तभी क्या किया जाएगा, ये चेंजेस किया जा सकता है, वरना चेंजेस नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया। हाँ,
लेकिन जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या क्या कर रहे हैं, अपना शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे स्पेशल रेजुलेशन तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे जो रीजनल डायरेक्टर होता है उसकी जो परमिशन है वो भी क्या मुझे क्या रिक्वायर्ड रहेंगी, मुझे क्या जरूरत रहेंगी। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज पे आते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी कौन सी एक्टिविटीज का डिफाइन करती है, उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे। अब ये जो क्लॉज है ये क्या डिफाइन करता है आपको कि कंपनी एक्चुअली फॉर्म किसके लिए हुई, कंपनी फॉर्म होने का मेन रीजन क्या करता है। अब ये साथ ही साथ हमें ये बताता है कि कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, किस हद तक क्या कोई एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर सकती है ये बताता है। साथ ही साथ हमें यह बताएगा कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या, मेन फोकस क्या, मेन गोल क्या है, कंपनी को जो क्या परफॉर्म क्या करना चाहिए जब वो इस्टेब्लिश हुआ तो। ठीक है, और कंपनी क्या करती है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है क्या करने की, ट्रेडिंग करने की या फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट्स बनाने की, तो यहां पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैं सामान अपने पास रखूंगा नहीं, मुझे बहुत अलग अलग सोर्सेस चाहिए, मुझे उसके भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए रहेगा, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए मुझे डिजाइनर्स चाहिए रहेंगे जो उसका आउटर जो पार्ट होता है प्रोडक्ट का उसको डिजाइन कर सकते हैं, पैकेजिंग में हेल्प कर सके, तो मैं वो सारी चीजें भी क्या कर सकता हूं। हालांकि ये चीजें मेंशन नहीं रहेंगी, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है उसको अच्छा करने के लिए या फिर उसको पूरा करने के लिए, तो ये सारी चीजें भी मैं क्या कर सकता हूं, ये सारे टास्क भी मैं क्या काम कर सकता हूं। अब जो ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का वो कभी भी इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, जो पब्लिक है यानी जनहित के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह से कंपनीज एक्ट या फिर कोई भी जो कानूनी एक्ट है हमारा उसे क्या अवॉइड यानी उसके तोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर होगा? पक्का। अब कंपनी क्या कर सकता है, अब मैं आपको बता दूं। अब कंपनी जो है अभी हमने देखा मोआ है, ठीक है, तो मोआ में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है उस ऑब्जेक्टिव्स के परे कोई और टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। जितना चीज उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है उतनी वही चीजों को क्या कर सकता है वो, उसके अलावा कोई भी काम यहां पे वो कर नहीं सकता है। क्लियर हो गया? इट कैन डू एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंस। इंसिडेंटल मतलब क्या हो गया कि मीन्स रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इंसिडेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्चुअली जो जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या है, मुझे रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, मुझे सप्लाई से मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये चीजें मैं कर सकता हूं क्योंकि ये क्या आपके इंसिडेंटल है। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंशन मतलब क्या होगा, रिजल्टिंग द मेन एक्टिविटी, मतलब इस काम को पूरा करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग है तो मुझे ग्रेडिंग भी करना पड़ेगा, ब्रांडिंग भी करना पड़ेगा, तो ये सारे काम मैं क्या कर सकता हूं। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर मैंने बात किया अगर कोई भी एक्टिविटी जो है कंपनी आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के परे करता है यानी बियॉन्ड करता है, तो उस तरह के एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वाइज बोलते हैं, और उसकी कोई भी वैलिडिटी होती नहीं है, उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान दो, अल्ट्रा मतलब क्या होता है, बियॉन्ड, वाज मतलब क्या होता है, पावर्स, मतलब जो पावर दिया गया था उस पावर से ज्यादा वो क्या यूज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या अल्ट्रा वायरस क्या बोलते हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो कर रहा है क्या नहीं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्लियर है? अब जो डॉक्ट्राइन है आपके अल्ट्रा वायरस की वो क्या स्टेट करता है कि अगर इसके अलावा कंपनी कोई भी काम करती है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें मेंशन के अलावा कंपनी कोई भी काम करती है तो काम को क्या किया जाएगा, उसको नल डिक्लेयर किया जाएगा। क्या डिक्लेयर किया जाएगा? नल डिक्लेयर किया जाएगा, और उसको लीगली क्या इनइफेक्टिव क्या कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर सारे जो मेंबर्स है कंपनी के वो एग्री है इस काम करने को, फिर भी ये जो एक्ट है, ये एक्ट है या फिर जो इवेंट है उसको इलीगल क्या डिक्लेयर किया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये जो एक्टिविटी कंपनी द्वारा परफॉर्म नहीं की गई है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी के बारे में किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं किया गया है इस वजह से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब इफेक्ट्स क्या होता है अल्ट्रावायरस के, सबसे पहली चीज आपको क्या किया जाएगा, अल्ट्रावायरस यानी जो एक्टिविटी है उसको नल या फिर वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई भी तीसरी पार्टी जो है केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का ये मोटिव ही नहीं था, मेंबर्स ने किया होगा, डायरेक्टर्स ने किया होगा, लेकिन कंपनी का लेना देना है क्या, कंपनी का लेना देना नहीं है, तो आप कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्या, कंपनी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, जो अगर कोई मेंबर्स है, लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स ने कुछ किया, तो वहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाके क्या स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इंजंक्शन मतलब क्या होता है, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, मतलब एक ऐसा परमिशन ले सकते हैं कोर्ट को कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे क्या लगा दी जाए, रोक क्या लगा दी जाए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे जो डायरेक्टर्स, अब फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स ने ये एक्टिविटी ली थी, क्योंकि मैनेजमेंट तो उनके पूरा हाथ में ही रहता है, तो डायरेक्टर्स ने ये एक्टिविटी की,
तो यहां पे मैं आपको बता दूं, तो जो भी पैसा होगा, जो भी भुगतान होगा, वो कौन भरेगा? वो डायरेक्टर्स भरेंगे। डायरेक्टर्स की पर्सनल जो प्रॉपर्टी होगी वो लायबल रहेगी क्या? उस भुगतान को क्या भरने के लिए। ठीक है, अब यहां पे पर्पस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो पर्पस आपके डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायरस का वो क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है, यानी जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स में कौन आता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या आते हैं? स्टेक होल्डर्स में आते हैं। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये जो अल्ट्रा वायरस होता है, ये क्या करता है? उनके इंटरेस्ट को, उनके जो अधिकार है उसको क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। और साथ ही साथ उनको ये भी बताने की कोशिश करता है, उनके पास ये भी एक अधिकार रहता है कि कंपनी ने जो उनसे पैसे लिए, वो कंपनी उस पैसे को क्या इस्तेमाल कर रही है, किस तरह से यूज करी, सही यूज करी कि नहीं यूज करी, गलत यूज तो नहीं कर रही है, और क्या जो यूज करी है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के तहत ही यूज करेगी, कुछ और तरीके से यूज करेगी, इसका भी अधिकार क्या देती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है कि पहले मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में था, अब मुझे क्या करना है? मुझे बॉलीवुड सेक्टर में भी काम करना है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज कर सकता हूं? ठीक है, अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या चेंज कर सकती है? जब भी उसको जरूरत लगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि अब मुझे क्या चेंज कर देना चाहिए सर्वाइवल, कंपनी के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सी मीटिंग में? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर वाली मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर्स के सामने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जनरल मीटिंग, और उसमें क्या करना पड़ेगा? उसको आपका एक स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा। मतलब उसे प्रपोजल लगा कि भैया हम ये सेक्टर में भी आप काम करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर देंगे। शेयर होल्डर्स में 100 लोग बैठे, 75 लोगों ने, 80 लोगों ने बोल दिया चलो कि हाँ हम लोग तैयार है, तो वहां पे वो क्या पास हो जाएगा? स्पेशल रेजोल्यूशन क्या पास हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या चेंजेस क्या किए जा सकते हैं। क्लियर है? अब लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज क्या बताता है? लायबिलिटी क्लॉज बेसिकली हमें बताता है कि जो एक कंपनी का मेंबर होता है, वो किस हद तक कंपनी का क्या लायबल रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया? कंपनी के 10 शेयर्स चलो 100 शेयर्स खरीदे। 100 शेयर्स, पर शेयर की जो फेस वैल्यू थी कितनी रुपए थी? 10 रुपए ले लेते। ठीक है, अब उसमें से अगर मैंने बात किया, तो मैंने क्या किया? मैंने 5 रुपए हर एक शेयर का क्या बेच दिया। अब बकाया कितना है? 5 रुपए बाकी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगा वो 500 रुपए हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या बताती है? ये चीज हमें ये बताती है कि अब कंपनी को कुछ भी हो जाए, लेकिन बीइंग अ शेयर होल्डर मैं सिर्फ कितना पे करूंगा? मैं सिर्फ कंपनी को 500 रुपए ही पे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया था? मैंने 100 शेयर खरीदा था, उसमें से मैंने 5 शेयर के जो आधे दाम थे वो मैंने दे दिया। बचे कितने थे? 500 रुपए। तो मैं सिर्फ 500 रुपए ही दूंगा, और कुछ भी मैं दूंगा नहीं कंपनी को, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर हो गया? अब यहीं पे इस केस में जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑफ द फेस वैल्यू शेयर। ये मैंने ऑलरेडी यही चीज जो मैंने समझाई वही लिखा हुआ है। अब ऐसी कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है, वो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कंपनी जब बंद होने वाली रहेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं ये इतने अमाउंट क्या पे करूंगा आपके एसेट के टुवर्ड्स, या फिर जो भी रहेगा। तो उस टाइम पे जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे? वाइंड अप के टाइम पे जो सर्टेन अमाउंट रहेगा वो क्या पे करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहां पे इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है, कंपनी विथ और विदाउट शेयर कैपिटल, दिस क्लॉज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। मतलब क्या बोला गया? अब ऐसी कंपनी जो क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, मतलब जहां पे कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, चाहे उसके शेयर कैपिटल हो चाहे नहीं हो। तो इस केस में वहां पे कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब उस कंपनी के कर्जा चुकाने के उनके साथ पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या यूज की जा सकती है अगर उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो। अब यहां पे बता दो, कंपनी एक्ट 2013 या फिर किसी भी रूल के तहत अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जहां पे हम जो है लायबिलिटी क्लॉज को क्या कर सके? अल्टर क्या कर सके। ठीक है, लीगली स्पीकिंग अगर बात करें तो रिलेशनशिप होता है एक मेंबर और कंपनी के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर कोई चेंजेस करने भी है तो जो लायबिलिटी होती है मेंबर की, वो क्या आपकी तभी चेंजेस की जा सकती है, आपकी लायबिलिटी एक्सटेंड तभी बढ़ा जा सकता है जब वो उसमें मेंबर की अप्रूवल होगी। अगर मेंबर मना कर देता है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते कंपनी। क्लियर हो गया? फिर कैपिटल क्लॉज क्या रहता है? बेसिकली अगर ये कैपिटल से रिलेटेड होता है। अब कैपिटल क्लॉज में बेसिकली ये मेंशन रहता है कि कंपनी जो होती है वो कितना अमाउंट तक क्या है जो पैसा लोगों से इकट्ठा कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 500 करोड़ रुपए क्या मेंशन किया है? कितना मेंशन किया है? ऑथोराइज कैपिटल जो हमारा 500 करोड़ है,
कैपिटल क्लॉज में लिखा है कि एक जो कंपनी है वो 500 करोड़ रुपए तक क्या रेज कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अपने पूरे लाइफ टाइम तक जो कंपनी है वो 500 करोड़ ही रेज करेगी। अगर उससे ज्यादा रेज करती है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, आपकी गलत कर रही है, वो लॉज को क्या फॉलो नहीं कर रही है। क्लियर हो गया। अब ये जो क्लॉज क्या सेट करता है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी रजिस्टर्ड टाइम करते टाइम मेंशन की थी, तो उसको सेट करता है। तो इस वजह से इस अमाउंट को क्या बोला गया, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाए, इसको ऑथोराइज कैपिटल भी क्या बोला जाता है। ऑथोराइज कैपिटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी क्या करने वाली है, आपकी कलेक्ट क्या करने वाली है, उससे ज्यादा वो कलेक्ट नहीं कर सकती। अब इन केस company with share capital, this clause says that total amount of share capital terms of total number of shares and the fixed value per share value is face value। अब यहां पे क्या बोला गया कि ये जो कंपनी होती है शेयर कैपिटल, ये क्लॉज क्या स्टेट करता है, जो टोटल अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का उसके बारे में बताता है। ठीक है, कैसे बताएगा, टोटल नंबर ऑफ जो शेयर वैल्यू होती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो फेस वैल्यू होती है आपके पर शेयर की, उसको मल्टीप्लाई करके जो हमें वैल्यू होती है वो हमें क्या बतलाता है। क्लियर हो गया। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब यहां पे कंडीशन ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी को अपना जो शेयर कैपिटल है वो रेज करना है, ठीक है, अपना जो कैपिटल है वो बढ़ाना है, तो अब कैसे कर सकते हो, तो वहां पे वो जो ऑथोराइज कैपिटल है वो अल्टर क्या कर सकती है, कैपिटल क्लॉज की मदद से अल्टर कर सकती है। अब कैसे अल्टर करेगी वहां पे देखेंगे। तो देखो, अगर आपको कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना है तो उसमें आपका मदद कौन करता है, एओए करता है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या आपको मदद करता है। कंपनी क्या करता है, ऑथोराइज करता है क्या, अल्टरेशन क्या, कैपिटल क्लॉज का। तो कैपिटल क्लॉज आपका अल्टर किया जाता है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे आपके ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है, क्या इश्यू करके, शेयर्स इश्यू करके, या फिर फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करके। क्लियर हो गया। अब कैपिटल क्लॉज कैपिटल क्लॉज तभी अल्टर किया जा सकता है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, 50% लोग जो है मीटिंग में अगर वो राजी है तो क्या किया जा सकता है, कैपिटल क्लॉज को क्या चेंज किया जा सकता है, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत नहीं है। और कौन 50% होंगे, वो शेयर होल्डर होंगे, जनरल मीटिंग में पास किया जाएगा ना, इसलिए वो शेयर होल्डर होंगे। क्लियर हो गया। आप यहां पे देख सकते हो कि क्यों कंपनी के शेयर होल्डर को ओनर बुलाया था, क्योंकि यहां पे हमने देखा जितने भी डिसीजन है आपके मोआ को चेंज करने के, वो सारे कौन कर रहा है, वो जनरल मीटिंग में हो रही है, और वो कौन कर रहा है, वो आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर बात करूं एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, यहां पे क्या बोला है कि ये जो क्लॉज होता है वो लास्ट में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब इस क्लॉज में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के, वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि दैट दे आर डिसीरियस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एज पर द मेमोरेंडम एंड एग्री टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, ये बोला गया है कि वो मोआ कंपनी को उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के क्या किया है, आपके फॉर्म क्या है, उसमें उनका कोई भी हिडन प्रॉफिट नहीं है, और साथ ही साथ जितना शेयर्स उन्होंने मेंशन किया है मोआ में खरीदने का, वो क्या खरीदेंगे। ठीक है, यही चीज बोली गई यहाँ पे। अब मैंने बताया पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 सब्सक्राइबर्स चाहिए, प्राइवेट है तो कम से कम 2, और ओपीसी एक तो 1 चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जब ये सारे डॉक्यूमेंट साइन होते रहते हैं, मतलब जितने भी प्रमोटर साइन करते रहते हैं, जैसे पब्लिक है तो 7 लोग करेंगे, प्राइवेट है तो 2 लोग करेंगे, ओपीसी तो 1 लोग करेंगे, तो जब होगा तो वहां पे एक पर्टिकुलर इंसान होगा जिसकी कंसेंट में क्या ये चीजें होंगी, तो उसका भी जो नाम है आपके मेमोरेंडम एसोसिएशन में जाएगा, उसका नाम जाएगा, उसका एड्रेस जाएगा, उसका ऑक्यूपेशन जाएगा। ठीक है, उसका भी क्या, उसकी भी डिटेल्स उसमें डालेंगे, और साथ ही साथ ये जो डिटेल्स है, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये किसकी जाएंगी, ये आपके जो प्रमोटर्स होंगे या फिर जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनकी भी क्या मेंशन की जाएगी आपके मोआ में। क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलमोस्ट आपका जो मोआ ऑलमोस्ट क्या पूरा खत्म ही कर दिया मोआ को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए गा सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी। तो मिलेंगे